हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके ऊपर सभी आर्टिकल्स के लेकर के हम लोग बात करेंगे। चाहे जितने भी हमारे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी बैंकिंग रेलवे में, आप सभी के लिए हमने नोट्स तैयार किया हुआ है ताकि कोई भी पॉइंट आप सभी के लिए छूटे नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा वीडियो को आप लोग इन तक देखना। जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 एक एक करके सीक्वेंस आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 1 को लेकर के, ठीक है। यदि हम आर्टिकल नंबर 1 की बात करें, इसको हिंदी में आर्टिकल्स को बोलते हैं अनुच्छेद। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अनुच्छेद बोलते हैं। यदि अनुच्छेद 1 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यदि हिंदी में बोले तो इंडिया यानी कि भारत बिना किसी राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ही यह कह दिया गया है कि भारत को एक प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। इसमें ऐसा कोई भी राज्य नहीं कर सकता कि भारत से अलग हम एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राज्य नहीं कर सकता, ठीक है। ये अनुच्छेद 1 में हमें कहा गया है और अनुच्छेद 1 के आधार पर ही हम भारत को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला कौन से राज्य? तो पहला आपके हो गए स्टेट। जितने भी स्टेट आते हैं वे आपके आते हैं अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। जितने भी यूटी आते हैं आपका वो आते हैं आपका आर्टिकल नंबर 1 के अंतर्गत ही। और तीसरा वैसे क्षेत्र जिसे भारत में कभी भी सम्मिलित किया जा सकता है वो भी किस में आएंगे? आर्टिकल नंबर 1 के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होगा कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहा गया है। अगला आता है आर्टिकल नंबर 2। यदि हम आर्टिकल नंबर 2 की बात करें, यदि आर्टिकल नंबर 2 की यदि हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 2 में हमें कहा गया है संसद उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्सा नहीं है उनके प्रवेश या गठन को लेकर के अधिकार रखता है। मतलब संसद के पास अधिकार है अनुच्छेद 2 के तहत कि वैसे राज्य जो भारतीय क्षेत्र के हिस्सा नहीं है, ये हमारा संपूर्ण भारत है ना, ये श्रीलंका एक अलग संप्रभु राज्य है, नेपाल अलग है, भूटान अलग है, चीन अलग है, पाकिस्तान अलग है, अफगानिस्तान अलग है आपका, मालदीव अलग है आपका। तो ये सब अलग है ना, भारत हमारा अलग है। तो यदि भारत में कोई क्षेत्र सम्मिलित होना चाहता है और यदि हमारी संसद चाहती है उसे सम्मिलित करना भारत में, तो उसके लिए प्रावधान या फिर अधिकार केवल सांसद को दिया गया। तो वही लिखा गया है कि संसद उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है उनके प्रवेश एवं गठन को लेकर के अधिकार रखता है। हमारे संसदीय प्रणाली में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं या फिर पिलर हैं। पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन्हीं के माध्यम से कोई भी संविधान में इंप्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। और कोई भी नए कानून का निर्माण भी होता है या फिर ऑर्डिनेंस वगैरह भी आती है राष्ट्रपति की, तो इन्हीं चीजों से, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 2 हो गया आपका। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है सर? आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 2 तो आपने बता दिए कि वैसे राज्य जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है उनके प्रवेश को लेकर के। तो आर्टिकल नंबर 3 वैसे राज्यों के लिए है जो भारत के राज्य में पहले से सम्मिलित हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कोई भी राज्य हो। अगर भारत में कई बार आपने सुना होगा कि एक राज्य को तोड़ करके 2 नए राज्य बनाए गए, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, इस प्रकार से कई सारे राज्य। तो उन जगहों पे या फिर वैसे अगर किसी राज्य के नए राज्यों का फॉर्मेशन करनी हो, नए राज्यों के नामों में परिवर्तन करनी हो या नए राज्यों की सीमाओं में कुछ परिवर्तन करनी हो, तो ऐसे कोई भी चीज अगर आती है तो अनुच्छेद 3 के तहत इंप्लीमेंटेड की जाएगी। अगला आते हैं आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर यदि हम 4 की बात करें जिसको हम लोग अनुच्छेद 4 बोलते हैं, इसमें कहा गया है यदि आप अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कोई भी चेंजेस करते हो संविधान के अंतर्गत, तो आर्टिकल 368 के तहत आपको भारतीय संविधान में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप एक साधारण बिल पास करो और डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दो। ऐसा नहीं कि संविधान में जाकर के मूल संविधान में क्या किया उसको कट छट करते रहे, ऐसा करने की जरूरत एकदम नहीं है। ऐसा हमें अनुच्छेद 4 बताता है।
और लेख की यदि बात करें तो ये लेकर के आर्टिकल नंबर 1 to 4 जितने भी प्रावधान है वो प्रावधान किस भाग के अंतर्गत आते हैं? भाग 1 में संघ एवं उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये बात को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक जो है वो 5 से लेकर के आपका 11 तक में नागरिकता का प्रावधान है। कहां क्या चीज का प्रावधान है? नागरिकता, ठीक है। इसमें नागरिकता का प्रावधान आपके पास, ठीक है ना। आगे यदि हम नागरिकता की अगर हम बात करें तो नागरिकता में क्या प्रावधान है सर आर्टिकल 5 to 11 में? तो जब भारत आजाद हुआ, जब हमारे पूर्ण रूप से संविधान इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद सारा अधिकार संसद के पास था नागरिकता से संबंधित। नागरिकता से संबंधित जितने प्रावधान थे किसके पास दे दिए गए? हमारे संसद को दे दिए गए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में क्या क्या प्रावधान है। तो जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उस समय भारत के टुकड़े किए गए थे ना, इसके पार्ट किए गए थे। इधर एक पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान, और एक यहाँ पे आपका ये पूर्वी पाकिस्तान था जिसे आज हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो दो पाकिस्तान के रूप में अलग हुए थे ना। तो जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को विभाजित किया गया था दो भागों में, ठीक है। तो उस समय जो भारत के नागरिक थे, जो भारतीय संघ में इसी एरिया के अंतर्गत आते थे, कौन कौन से एरिया? ये बाउंड्री के अंतर्गत जो आते थे हमारे, इस बाउंड्री के अंतर्गत जो आते थे हमारे, उसके लिए अनुच्छेद 5 इंप्लीमेंट होता था, आर्टिकल नंबर 5 इंप्लीमेंट होता था। मतलब कि आर्टिकल नंबर 5 में हमारे पास सीधी सी कही गई है कि जो भारतीय कहा क्या है, व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, मतलब कि जो भारत में इस बाउंड्री के अंतर्गत उस समय जो आ रहा था, उसको आर्टिकल 5 के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया गया, जो भारत के नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया था? आर्टिकल यदि हम 6 की बात करें तो आर्टिकल 6 में कहा गया था कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से जो लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर के जब हमारा संविधान इंप्लीमेंट हुआ था उस समय के बीच के प्रावधान, उस समय के बीच में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से जो भी लोग भारत में प्रवेश किए हैं उन सभी के नागरिकता से जुड़े जितने प्रावधान होंगे उसको आर्टिकल नंबर 6 के अंतर्गत रखा जाएगा। ध्यान से सुनना, आर्टिकल नंबर 5 में क्या था? आर्टिकल नंबर 5 में बताया गया था वैसे लोग जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग किया गया था 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो हमारा मूल क्षेत्र था ये वाला एरिया, उस एरिया में जितने भी लोग थे उसके लिए जितने प्रावधान थे आर्टिकल नंबर 5 में थे नागरिकता को लेकर के। आर्टिकल नंबर 6 में कौन सा था सर? तो आर्टिकल नंबर 6 में था आपका ईस्टर्न पाकिस्तान, जो हम बांग्लादेश बोलते हैं, उधर से जो लोग पाकिस्तान से हमारे पास प्रवेश कर रहे थे उस समय, क्योंकि उस विभाजन के पश्चात ना कई बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेट हो रहा था, और जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर रहे थे उन सभी को नागरिकता देने वाले जितने प्रोविजन थे हमारे पास वो आर्टिकल नंबर 6 में लिखी गई थी। मतलब कह सकते हैं शॉर्ट में, तो व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी था उस समय और जो अभी भी है उसके लिए आर्टिकल नंबर 5 में मेंशन किया गया है, और व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित हुआ था उसके लिए आर्टिकल नंबर 6 दिया गया है। और आर्टिकल नंबर 7 क्या है सर? आर्टिकल नंबर 7 था कि बीच में कई सारे हमारे पास मुस्लिम भाई बहन थे यहाँ पे इस एरिया में फंसे हुए थे भारत में, वो भारत से पाकिस्तान जाना चाह रहे थे लेकिन गए तो, लेकिन बाद में फिर वो रिटर्न आ गए पाकिस्तान से भारत। मतलब कि पाकिस्तान तो गए लेकिन दोबारा यदि भारत लौट करके आ गए तो उन सभी के लिए चार प्रावधान कौन सा था? आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 हमारे पास उन लोगों के लिए था, मतलब पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ पर वो लौट करके दोबारा भारत आ गया, उन सभी के लिए नागरिकता का प्रोविजन जितने भी था वो आर्टिकल नंबर 7 में लिखा गया था। ठीक है, आगे मैं रिपीट करवाऊंगा, एक एक करके सब रिपीट करवाऊंगा, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। ठीक है, अगला आते हैं आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 है जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनके लिए।
मतलब कि भारतीय मूल के व्यक्ति मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? भारतीय मूल के व्यक्ति के मतलब जो भारत के थे, भारत में जन्म लिए थे, बड़े थे, पले पोसे थे, लेकिन बाहर में जाकर के नागरिकता ग्रहण कर लिए, विदेशी नागरिकता। तो भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए सारी नागरिकता का प्रोविजन हमारे पास आर्टिकल नंबर 8 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 8 मतलब कि अनुच्छेद 8 में दिया गया है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अनुच्छेद 5 में कहा गया है व्यक्ति जो भारत के मूल निवासी हैं। आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित हुए हैं। पाकिस्तान मतलब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अनुच्छेद 7 में कहा गया है वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान तो गए थे भारत से, लेकिन दोबारा वापस लौट करके भारत आ गए, उनके लिए प्रोविजन है नागरिकता से जुड़ी हुई अनुच्छेद 7 में। सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 8 में क्या है? अनुच्छेद 8 में हमारे पास कहा गया है जो भारतीय मूल के व्यक्ति को लेकर के कि यदि वो भारत से बाहर चले गए, विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेने के बाद में लगता है कि हमें नागरिकता ग्रहण करनी है, तो उनके लिए प्रोविजन आर्टिकल नंबर 8 में दिया गया है कि किस प्रकार से वो नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल आते हैं आर्टिकल नंबर 9। यदि हम आर्टिकल नंबर 9 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि यदि आपने भारतीय नागरिकता लेने के पश्चात कोई और नागरिकता ले लेते हो तो आपका भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्या कहा जाता है? भारतीय नागरिकता आपका खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगला आता है आपका आर्टिकल नंबर 10 अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 कहता है कि यदि आपने भारत में एक बार नागरिकता ले लिए तो कभी भी जिंदगी में आपको नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला आता है अनुच्छेद 11 जो नागरिकता से जुड़े हुए अंतिम है आपका आर्टिकल। यह कहता है कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात नागरिकता से जुड़ी जो भी प्रावधान होंगे उससे लेकर के जितने भी अधिकार हैं वो सांसद के पास है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास। वो यदि चाहे तो नागरिकता में कोई संशोधन भी कर सकते हैं। जितना भी सुना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, एनआरसी लागू हुआ था, इससे पहले भी हमारे पास आए हुए थे कई सारे चेंजेस। तो यही प्रोविजन की वजह से आर्टिकल नंबर 11 में सांसद को हमारे अधिकार दिया गया है। तो अब तक हम लोग ना संघ और उससे जुड़े क्षेत्र के बारे में देख लिए जो कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक था। नागरिकता के बारे में देख लिए जहाँ का आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक था। चलिए अब देखते हैं मूल अधिकार के बारे में जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, जो कि 12 से लेकर के 35 तक में है। अनुच्छेद 12 क्या करता है? यदि आर्टिकल नंबर 12 के बारे में बात करें तो इसमें हमारे पास केवल जो है ना राज्य का डिफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेषता नहीं है, केवल राज्य का डिफिनेशन है जो कि एग्जाम में बहुत कम पूछा ही नहीं जाता है। इसके बारे में जनरली पूछा जाता है आर्टिकल नंबर आपका 13 के बारे में। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या फिर अल्पीकरण करने वाले विधियां शून्य होगी। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं, यदि उससे कोई भी प्रोविजन या कोई भी बिल सांसद द्वारा ला करके कम किया जाता है, उनके अधिकारों में कटौती की जाती है, तो विधियां क्या होगी? शून्य मानी जाएगी, मतलब कि रद्द कर दी जाएगी। सॉरी, रद्द कर दी जाएगी। साथ ही साथ इसके लिए आर्टिकल नंबर 13 में ही प्रोविजन दी गई है, प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत उस बिल को चेक करेगी और यदि वो पाती है सच में ये क्या है, कानून जो है फंडामेंटल राइट्स को एबोलिश करती है या फिर इसे कम करती है, तो पक्का उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? समाप्त कर देगा उस बिल को। ये प्रावधान दिया गया आर्टिकल नंबर 13 में। तो हाई कोर्ट भी कर सकता है कि नहीं सर? जी हाँ, बिल्कुल, हाई कोर्ट के पास भी अधिकार है आर्टिकल नंबर आपका 226 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी, साथ ही साथ न्यायिक समीक्षा योग्य होगी। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत। ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है सर? यदि हम आर्टिकल नंबर 14 की बात करें, आर्टिकल नंबर 14 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि विधि की समझ समता और विधियों का समान संरक्षण मिलेगा लोगों को। विधि की समझ समता ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है।
इस प्रावधान में ये है कि हर लोगों को विधि के समझ समता का मतलब है कि हर किसी को बराबर माना जाएगा विधि में। ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था में बड़े व्यक्तियों को, जिसके पास धन अधिकार अधिक है, जिनके पास धन अधिक है, जिनके पास पैसे अधिक है, उनको अधिक क्षमता दी जाएगी, उनको अधिक अधिकार दिया जाएगा, जो निचले तबके के हैं उनको अधिकार। ऐसा नहीं है, संविधान में सभी के लिए पैरेलल अधिकार दी गई है। यही कहा गया है अनुच्छेद 14 में कि विधि के समझ समता और विधियों का समान अधिकार लोगों को मिलेगी। ये प्रावधान कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 14 में। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहती है सर? यदि हम आर्टिकल नंबर 15 की बात करें, अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल मूल वंश, ध्यान रखना, राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। किन चीजों में? जॉब वगैरह देने में जनरली होता ही रहता है ना, अलग अलग राज्यों में अपना अपना बिल लेकर आते हैं, अपने अपने राज्य के अंदर रहने वाले युवाओं को भर्तियां के लिए बढ़ावा देते हैं कई सारे बिल के माध्यम से। तो ऐसा नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 15 और 16 का वो अनुच्छेद, उस बिल जो है वो अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन करता है कहीं ना कहीं। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि इंप्लीमेंट नहीं हो पाता वो बिल जनरली। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। केवल इनके अलावा किन्हीं चीजों पे कर सकता है, लेकिन इन चीजों पे नहीं करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 15 में प्रोविजन की गई है। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहती है सर? अनुच्छेद यदि हम 16 की बात करें, यदि हम अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो कहा गया है लोक नियोजन मतलब सार्वजनिक सेवाओं के विषय में सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा। मेल हो फीमेल हो, किसी भी राज्य का हो, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। हाँ, यदि राज्य चाहे तो आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है, जो अल्पमत में है उनको आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन बैलेंस की हुई है हमारी सारी चीजें संविधान में। तो इन बातों को हर एक राज्य को लागू करनी होती है और हमेशा लागू भी है वर्तमान में भी। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन मतलब कि सार्वजनिक सेवाओं के विषय में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अनुच्छेद 17 की यदि हम बात करें सर, आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 17 है आपका अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत का अंत। आपने कई बार सुना होगा ना, उच्च तबके का व्यक्ति, नीचे तबके व्यक्ति, उनके यहाँ पानी मत पीना, उनके यहाँ ये मत करना, उनको ये काम मत करवाना, इनका मतलब कि छुआछूत का अंत हो गया है, अस्पृश्यता का अंत। ये हमारे अनुच्छेद 17 में कहा गया है। ठीक है, कहा गया अस्पृश्यता का अंत एवं उसका आचरण निषिद्ध होगा, मतलब आप ऐसा कहीं नहीं कर सकते। ऐसा पकड़े जाते हैं तो आप लोगों के ऊपर क्या होगी? वैधानिक रूप से देखा जाएगा भाई, संविधान में जो प्रोविजन होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये अनुच्छेद 17 है आपका। अनुच्छेद 18 आता है, आर्टिकल नंबर 18। यदि हम आर्टिकल नंबर 18 की बात करें, यदि हम आर्टिकल नंबर 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत है। कई बार आपने सुना होगा महाराजा धीराज, कई सारे ब्रिटिश काल में हम लोग जो है ना उपाधियां हम लोग को मिला करता था, तो उन उपाधियों का अंत कर दिया गया। केवल विद्या और सेना में जो भी उपाधियां दी जाती है उनको छोड़ करके, जनरल वगैरह हो गए, आपके कमांडर वगैरह हो गए, ठीक है, इन सारी चीजों को जो सेना में दी जाती हैं, और जो शिक्षा में विद्या संबंधी जितने भी हमारे पास उपाधियां उनको छोड़ करके सारे उपाधियों का अंत किया गया है आर्टिकल नंबर 18 के माध्यम से। तो इस बात को याद रखना कि अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 में क्या है सर? आर्टिकल नंबर 19 में आपका है वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एवं निरायुक्त सम्मेलन का अधिकार, संगम संघ मतलब सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, सर्वत्र आबाद संचरण मतलब घूमने का अधिकार, निर्बाध घूमने और बस जाने का अधिकार, कारोबार करने का अधिकार, ये वाक एवं स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, ये सारे आप जो बोलते हैं ना वो आर्टिकल नंबर 19 में है। अभिव्यक्ति बोलने की आजादी किसमें दिया गया आपको? आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया है। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रेस में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे अगला आते हैं आर्टिकल नंबर 20। अनुच्छेद यदि 20 की बात करें तो उसमें बताया गया अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण। यदि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया है तो उसका दोषसिद्धि के लिए क्या क्या प्रावधान है कि वो अपने
निरोध मतलब घोषित कर सकता है कि मैं दोषी नहीं हूँ, अपने ठहरा सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या प्रोविजन है, वो सारे प्रोविजन आर्टिकल नंबर हमारे पास 20 में दी गई है। किसमें दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार जो है सजा नहीं दी जाएगी। ये भी चीजें हमारे पास अनुच्छेद 20 में ही लिखी गई है। ये बात को आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों, यदि हम आगे बात करें तो आर्टिकल नंबर 21 आती है। आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार, मतलब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी को मौत का सजा सुनाया जा सकता है। ठीक है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता किसी भी लोग को। इसका मतलब ये हुआ जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है। ठीक है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ आप जी सकते हो, आपको प्रतिष्ठा रिस्पेक्ट के साथ, ऐसा कोई नहीं कि दुर्व्यवहार आपके साथ किया जाएगा, आप रिस्पेक्टफुली आप जीवन जी सकते हो। आर्टिकल नंबर 21 में आपको ये अधिकार दी गई है। आर्टिकल नंबर 21 ए आता है आपका अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का में जितना आपको जीवन जीने का अधिकार है उतना ही शिक्षा का अधिकार है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार, ज्ञान बुद्धि रहेगा तब तो आप सही तरीके से अपने अधिकार को जान पाओगे, सही तरीके से सभी चीजों को आप समझ पाओगे। तो इसी के लिए आर्टिकल नंबर 21 में ही 21 ए जोड़ दिया गया और कहा गया शिक्षा का अधिकार का प्रावधान, हर किसी को शिक्षा दी जाएंगे। ठीक है, और शिक्षा के अधिकार मतलब राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिलवाएगा। यह अनुच्छेद 21 का में प्रावधान किया गया है। यदि हम आते हैं अनुच्छेद 22 में, आर्टिकल नंबर 22 में, आर्टिकल नंबर 22 में यदि हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 22 में कहा गया है कुछ मामलों में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। कई मामले ऐसे हैं जहां पे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है वारंट के बिना, तो वहां पे वारंट देने पड़ते हैं कि देखिए आपके लिए हमारे पास लीगल नोटिस है, आपको गिरफ्तार करने का आदेश आया है। या फिर यदि आपके पास ऐसे कई सारे प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को आर्टिकल नंबर 22 में जिक्र किया गया, मतलब कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण के सारे प्रावधान आर्टिकल नंबर 22 में हमारे पास मेंशन की गई हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 में क्या है, आर्टिकल नंबर 23 में आपके पास दिया गया है मानव दुर्व्यापार के बारे में। आपने कई बार सुना होगा कि कई बार पहले ब्रिटिश काल में या फिर कहे तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपने सुना होगा कि कई बार लोगों को बेचा जाता था, वेश्यावृत्ति कराया जाता था, बलात्श्रम करवाया जाता था। उन सभी को समाप्ति किया गया है हमारे पास आर्टिकल नंबर 23 के माध्यम से। मतलब कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम से संरक्षण। बलात्श्रम क्या होती है, तो काम करवा करके पैसा ना देना, फ्री में काम करवाना, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क काम करवाना। तो इन सारी चीजों में क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल नंबर 23 के माध्यम से। अगला आते हैं आर्टिकल नंबर 24 आपके पास, अनुच्छेद आपके पास 24। यदि आर्टिकल नंबर 24 की यदि हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 24 में बताया गया कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध। अब कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं रख सकते काम पर। पहले क्या किया जाता था, कम उम्र के बच्चों को कारखानों में रखा जाता था, उनको मजदूरी वेतन बहुत कम ना दी जाती थी और उनसे शोषण किया जाता था, और कारखानों में फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट को उच्च दाम में बेचा करते थे। क्यों, क्योंकि वही तो मजदूरी का फायदा उठाते थे ना वो लोग। ठीक है, मजदूरी का फायदा कैसे, क्योंकि मजदूरी उनको देना पड़ता ही नहीं था। तो ये सारे प्रावधान आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया कि कारखानों में बच्चों को नहीं लगाएंगे आप, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप लोग कारखाने में नहीं रख सकते। ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 24 में हमारे पास कहा गया है। आर्टिकल नंबर 25 क्या है सर, तो आर्टिकल नंबर 25 में आपके पास व्यक्तिगत अधिकार दिया गया है, किस चीज को लेकर के, धर्म को लेकर के। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 में आपके पास व्यक्तिगत अधिकार दी गई है। ठीक है, उसमें कहा गया आपको कि आप कौन से धर्म मानना चाहते हैं, आप बिल्कुल मान सकते हैं, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 में ये चीजें कही गई है, मतलब कि व्यक्तिगत धर्म के बाद कहा गया है आर्टिकल नंबर 25 में आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो अपने इच्छा के अनुसार, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।
ठीक है। अनुच्छेद 25 में कहा गया व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी में कि धर्म को मानने, आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको दी जाती है व्यक्तिगत रूप से। अनुच्छेद 26 क्या है, तो जहां पे 25 में हमारे पास व्यक्तिगत है, वही अनुच्छेद 26 में सामूहिक रूप से आप सोसाइटी स्थापित में सोसाइटी में रह करके आप सभी एक साथ मिल करके अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हो। ठीक है। अनुच्छेद 26 में है आपके पास क्या, आर्टिकल नंबर यदि हम 26 की बात करें सर, आर्टिकल नंबर यदि हम 26 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 26 में कहा गया आपके पास कि सामूहिक धार्मिक रूप से आपको अधिकार दी जाती है धार्मिक समूह बनाने, उसे किसी भी हिस्से को अपने धर्म मामले में प्रबंधन करने का अधिकार। आप अपने धर्म को किस प्रकार से मैनेजमेंट करना चाहते हैं उसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 26 में कहा गया है। अनुच्छेद 25 में आपको व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 26 में आपके पास सामूहिक अधिकार दिया गया धर्म को लेकर के। यदि हम अनुच्छेद 27 की बात करें, आर्टिकल नंबर 27 की यदि हम बात करें, यदि हम आर्टिकल नंबर 27 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 27 में कहा गया कि किसी व्यक्ति पर किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य कर नहीं लगाएगा। ये कहां पे कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 27 में कहा गया है। अगला आपके पास है आर्टिकल नंबर 28। यदि हम आर्टिकल नंबर 28 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 28 में बताया गया है आपको कि कोई भी स्कूल, कोई भी विद्यालय, कोई भी इंस्टीट्यूशन एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर किसी धर्म को थोप नहीं सकते, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है। सरकारी स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, निजी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं है। यदि कोई लोग चाहता है कि हम यहाँ पे धार्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते तो आप उसको जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते निजी स्कूलों में। और प्रतिबंध लगाया गया सरकारी स्कूलों में पूर्ण रूप से, सरकारी स्कूलों में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ये आर्टिकल नंबर 28 में कहा गया है कि आप सरकारी स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी यहाँ पे, और निजी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता है किंतु बाध्य नहीं है। ठीक है। ये प्रावधान आपके पास कहां पे दिया गया है, आर्टिकल नंबर 28 में। तो अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है सर, तो अनुच्छेद 29 में कहा गया धार्मिक अल्पसंख्यकों या फिर भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गारंटी दी गई है व्यक्तिगत रूप से। चाहे साथ ही सरकारी स्थानों में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को। यह प्रावधान अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है कि धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व उसे मैनेजमेंट करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में कहा गया ये सारे। इस प्रकार से दोस्तों हमने मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 30 तक हमने कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ, प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग कवर करेंगे, आर्टिकल वाइज कवर करेंगे जिससे आपका सारा टॉपिक भी कवर हो जाए। जैसे संघ और क्षेत्र हो गया आपका, आज नागरिकता हो गए, मूल अधिकार हो गए, आपका 3 टॉपिक हमने आज कवर कर लिए। ठीक है। सीरियल वाइज आप सभी से रिक्वेस्ट होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 32 आपको बताए थे, 33, 34 और 35 का बहुत कम यूज है, ना के बराबर, इसलिए अभी उसको नहीं बता रहे हैं। अगले वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि आपका ये भी रिवाइज हो जाएगा और आपके अगला कंटिन्यू भी हो जाएगा सेशन। दोस्तों आप लोग जरूर बताना ये वीडियो आप लोग कैसे लगे दोस्तों, और हाँ कमेंट में जरूर बताया करो। और अच्छी वीडियो यदि लगती है, कंटेंट अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों। और हाँ आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग चैनल पे बने रहे दोस्तों। यहाँ पे ना हम लोग जीएस पेपर का, हिस्ट्री का सारा एक एक सिलेबस कवर करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, वनडे एग्जाम, जितने भी प्रकार के होते हैं आपके सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। हिस्ट्री का एक एक टॉपिक, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री। हम तो यहाँ पे ना प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, कई सारे टॉपिक हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।